लौट के आ, लौट के आ, लौट के लौट के आजा मेरे मीत, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत भुलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त भवानी शंकर बटोही। दोस्तों, ये जो गीत है ये आप सब लोगों ने ये अमूमन बहुत बार सुना होगा। मुकेश साहब का गाया हुआ गीत है और हमें ये अच्छे से ये भी ध्यान होगा कि उसके जो गीतकार थे, महान गीतकार भरत व्यास साहब, जिनका बीकानेर जो है, जिनका मुख्य जन्मस्थली जो है वो बीकानेर थी। और ये मैंने आज ये गीत जो है इसलिए यहाँ पर गुनगुनाया हूँ क्योंकि भरत व्यास साहब जो हैं उनके बारे में जाहिर है बहुत कुछ तो लोगों को पता है, लेकिन एक अनजान डायरे के रूप में आज मैं भरत व्यास साहब की जो भतीजी हैं यामिनी जी, यामिनी मैम जो हैं, उनसे मिलने के लिए बीकानेर आया हुआ हूँ। और हम जो है आज कुछ अनछुए पहलू जो भरत व्यास साहब के हैं और जो मैम के साथ में किस तरह से क्या कुछ भरत व्यास साहब के साथ में उनका बचपन रहा, और एक जो संस्मरण है जिसको आज हम लोगों ने दूरदर्शन पर, आकाशवाणी पर सुना होगा कि भरत व्यास साहब के जो बेटे हैं, उनका बेटे का नाम क्या था? श्याम सुंदर जी। वो अचानक कोई नाराज़ होकर चले गए थे। उस संस्मरण पर भी मैं कुछ मैम से बात करना चाहूँगा। और मैम थोड़ा अपना परिचय देते हुए, और मैं चाहूँगा कि पहले आप मुझे भरत व्यास साहब के साथ में अपना रिलेशन और अपने बचपन से शुरुआत करें आप। मैं फिल्म एक्टर भीम व्यास जी की सुपुत्री हूँ और उनके ही बड़े भाई थे भरत व्यास जी। तो मैं बचपन से ही मेरा उनसे बहुत रिश्ता नज़दीक का रहा, क्योंकि उनके कोई लड़की नहीं थी तो वो मुझे ही अपनी बेटी मानते थे। तो मैं अक्सर उनके पास ही रहा करती थी। तो उस समय जो मुझे वहाँ से प्यार मिला वो आज भी मैं भूल नहीं पाई हूँ। बहुत मेरी ताई जी क्या, मेरे ताऊ जी क्या, मुझे बहुत ही प्यार से रखते थे। जो है जब आपका बचपन था उस समय आप कहाँ रहते थे और भरत व्यास साहब जो है वो कहाँ, उस समय निवास कहाँ था? बहुत पहले की बात है, वो तो हम विट्ठलवाड़ी में रहते थे बहुत पहले। और फिर बाद में ताऊ जी ने तो विले पार्ले में मकान बना लिया था, पर मेरे डैडी थे जो उस समय विट्ठलवाड़ी में ही रहा करते थे। तो हाँ, मुंबई में हम विट्ठलवाड़ी में रहते थे और ताऊ जी का घर विले पार्ले में बन चुका था, तो मैं उनके यहाँ आया जाया करती थी। फिर बाद में तो मेरे डैडी ने भी विले पार्ले में मकान बना लिया था, फिर हम लोग वहीं पर शिफ्ट हो गए थे। तो हमारा जाना आना होता रहता था उनके वहाँ पे। और मेरी ताई जी का भी बहुत अच्छा स्वभाव था, मुझे बहुत ही प्यार से रखती थी। और मेरा जो वो भाई था, ताऊ जी का लड़का श्याम सुंदर जी, तो वो तो है ना कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ते थे, तो वो तो बाहर ही रहते थे, घर में उनका नहीं था। तो मैं ही उनकी एक तरह से बेटी थी, वो मुझे ही अपनी बेटी मानते थे ताऊ जी। दोस्तों, भरत व्यास साहब को जो लोग जानते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया बात है, जो नहीं जानते हैं उनको मैं थोड़ा सा एक बार याद दिलाना चाहता हूँ। लौट के आजा मेरे मीत, जरा सामने तो आओ छलिए, ए मालिक तेरे बंदे हम। ये एक प्रार्थना आप लोगों ने बहुत सुनी होगी। जोत से जोत जलाओ, जोत से जोत जला के चलो। अगर मैं जी, और फिल्म की अगर मैं बात करूं तो नवरंग फिल्म के सारे गीत जो हैं भरत व्यास साहब ने लिखे थे। 2 आँखें 12 हाथ के भी गीत जो हैं भरत व्यास साहब के जो हैं वो लिखे हुए हैं। तो भरत व्यास साहब जो हैं उनका उस समय क्या कुछ क्रेज़ रहता था फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, वो थोड़ा मुझे बताएं। कितने साल तक उनका एक एक्टिव दौर रहा और किस तरह का क्या क्रेज़ था उस समय? क्रेज़ तो उनको लिखने के प्रति शुरू से ही था। ये जो उनमें आर्ट आया था वो मेरे दादी से आया था। मेरी दादी एक बहुत अच्छी कलाकार थीं, तो मेरे ताऊ जी बचपन में तुकबंदी किया करते थे। उनको शुरू से ही तुकबंदी की आदत थी। पढ़ाई के भी दौरान वे कुछ न कुछ लिखा करते थे। ऐसे करते धीरे धीरे वे कलकत्ता गए। अपनी पढ़ाई के साथ ही उन्होंने ये रामू चंद्रा नाटक था,
वो एक रात में ही लिख डाला, उसके सारे गाने ही एक रात में लिख डाले। फिर जब वहाँ पे उसका मंचन हुआ तो सारे हाउसफुल गए और टिकटें मिलने भी लोगों को मुश्किल हो गई। उसके बाद ताऊ जी की हिम्मत हुई, उन्होंने धीरे धीरे आगे लिखना शुरू किया। फिर वो बॉम्बे आ गए, बॉम्बे आए, बॉम्बे से उनके ये फिल्म लाइन में लिखने की शुरुआत हुई। वो वैसे तो पूना में पहले चले गए थे, पूना में, पूना के एक वो उनका नाम तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, पर वो पूना में वहाँ पे भारत भूषण और ये, हाँ हाँ, इनके साथ रहे, तो उनके साथ इन्होंने खूब काम किया। ये जरा सामने आओ तो चलिए भारत भूषण साहब पे फिल्माया गया गाना था। हाँ, शायद उन्हीं पे फिल्माया बिल्कुल गया है। बिल्कुल, मुझे हाँ। अच्छे से ध्यान है कि जरा सामने तो आओ चलिए भरत भूषण साहब का एक मेरे ख्याल से एक स्टूडियो के अंदर फिल्माया हुआ सा गाना नज़र आता है, जहाँ एक खेत का दृश्य था, रात का टाइम था और हीरोइन तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत प्यारा जो है गाना तो बढ़िया था ही, लेकिन भारत भूषण साहब की जो है उसमें एक्टिंग बहुत अच्छी थी। उनका बचपन थोड़ा बताएंगे मैम, बचपन कहाँ गुजरा था भरत व्यास साहब का, आपके वह ताऊ जी का? ताऊ जी की वैसे तो पैदाइश बीकानेर की है, वो जन्म तो उनका बीकानेर में ही हुआ था, लेकिन उनका लालन पालन चूरू में हुआ। और उनके माता पिता की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, तो उनका जो यानी उनके लाइफ थी वो उनके दादा दादी के संरक्षण में ही हुई, उन्हीं के संरक्षण में उनका पालन पोषण हुआ ताऊ जी का। फिर वहीं से वो इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ा करते थे चूरू में, चूरू चूरू के हैं हम लोग, और चूरू से ही उन्होंने शिक्षा हासिल की और वहीं से उन्हें ये इसके कविताएं लिखने, तुकबंदी करने का लगन वहीं से शुरुआत हुई। कितनी एज तक वो बीकानेर रहे और उसके बाद मुंबई किस एज में चले गए थे, मोटा मोटी आइडिया हो तो? वो तो मैं आपको बताऊं कि मैं उस समय थी नहीं, तो इतनी तो मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन हो सकता है कि समझ लीजिए ग्रेजुएशन तो उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ही किया था, उसके बाद वे बॉम्बे चले गए थे ताऊ जी। कोई विशेष स्मरण जो बताना चाहेंगे कि कभी ऐसा कोई एक स्नेह मान लीजिए या कोई बातचीत जो आप ये कहें कि मुझे? वो बी शांताराम की फिल्म थी, 2 आँखें 12 हाथ, उसके लिए एक प्रार्थना लिखनी थी, तो वो ताऊ जी को दी गई थी। ताऊ जी जब वो 4 लाइनें लिख के लेके गए थे, तो बी शांताराम जी ने कहा कि है ना भाई देखिए, ऐसा है कि ऐसा हो कि हर धर्म वाला भाई उसको गा सके, कर सके, तो कोई ऐसी तुकबंदी करें, कुछ ऐसा गाना लिखें जिससे कि वो सभी धर्म वाले उसको कर सके। तब ताऊ जी ने वो एक ही रात में ऐ मालिक तेरे बंदे हम सारा गाना लिख दिया था और वो सुपर डुपर हिट हुआ था। बहुत विशेष गाना था, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। ऐसे ताऊ जी के तो दिया और तूफान के सारे गाने हिट हुए थे, इसका ये नवरंग के सारे गाने हिट हुए थे ताऊ जी के, तो उनके तो वो गोल्डन पीरियड था उनका। और ताऊ जी के जैसे गाने जो हिंदी में उन्होंने लिखे ना, तो वैसे हिंदी में लिखने वाला उस समय सब उर्दू में लिखने वाले थे, एक ताऊ जी ऐसे थे जो हिंदी में लिखा करते थे, तो उस समय उनके बीच में रहकर जो उन्होंने स्थान बनाया तो वो काबिल तारीफ़ था, और जो ऊंचाइयां उन्होंने छुई वो आज तक कोई नहीं छू पाया है। कौन कौन से संगीतकार या जो गायक थे उन्होंने इनके जो गीतों को आवाज़ें दी है या संगीत दिया हो? इनके गीतों को तो लता मंगेशकर जी हैं, आशा भोसले जी हैं, मुकेश जी हैं, मोहम्मद रफ़ी जी हैं, और मन्ना डे साहब हैं, बहुत सोने इनके गाने गीत गाए हैं। और एस.एन. त्रिपाठी साहब, बसंत देसाई, और उन्होंने भी इनके गानों को जो संगीत दिया उससे उनके गाने और भी सुपर डुपर हिट हुए। शंकर जयकिशन जी हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हैं, सभी के साथ ताऊ जी ने काम किया और एक से एक बढ़ के उन्होंने अपने गाने दिए।
मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि साहब पहले एक बार आप लोगों को मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा 1918 में जो है भरतव्यास साहब का जन्म हुआ था बीकानेर के अंदर, और 1982 1982 तक जो है वो जाहिर है हमारे बीच में थे। अब सशरीर थे उस समय, आज भी हमारे बीच हैं, हम ना भूल सकते ना हमें लगता है कि भरतव्यास साहब जो है हमारे बीच में आज नहीं है, क्योंकि उनके गानों को, उनकी आवाज़, उनकी जो लेखनी है, उसको गीतों को जब देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि बिना किसी मुलाकात के भी ऐसा लगता है कि वो हमारे बहुत करीब हैं। एक वो गाने जो हैं, तो 1982 में उन्होंने जो है शरीर छोड़ा था। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कब तक वो अप्रोक्सीमेटली एक्टिव रहे थे एज एन लेखन के अंदर? ऐसे तो वो सही थे ताऊ जी। जो उनके बीमारी हुई वो एकाएक ही वो उनके हुई, एकाएक ही लीवर की खराबी हो गई थी, उनके लीवर डैमेज होने लग गया था, पेट में भयंकर उनके दर्द होता था। तब उनको दिखाया गया तो बॉम्बे हॉस्पिटल में उनको भर्ती कर दिया गया था ताऊ जी को। फिर वहाँ उनका इलाज चला, वो यानी उनका ऑपरेशन करके यानी सर्जरी करके उनके लीवर दूसरा फिट किया भी गया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया और ताऊ जी हमें छोड़ के चले गए। आप उस समय कहाँ थे? मेरी तो शादी हो गई थी, मैं तो बीकानेर में थी। फिर मुझे पता चला तो बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो मेरे बड़े पापा ही तो थे, और पापा ही थे क्योंकि मुझे ही अपने पास रखा था, तो मैं उनकी बेटी सम्मानी हूँ। तो बहुत तकलीफ़ हुई थी सुन के। हाँ, बहुत प्यार मिला उनका, हमारे लिए हर चीज़ लेके आते थे। उनके एक फिल्म थिएटर था, नीचे ही एक रूम था जिसमें उनके फिल्म थिएटर था। हम लोग छोटे छोटे थे, जाते थे तो हमको उस पे वो बड़ा पर्दा सा होता था, वो चलाते थे, उससे रील चलाते थे, फिर वो पर्दे पे फिल्म हमको दिखाते थे, तो हमें बहुत मज़ा आता था। उनके वहाँ जाके आते थे तो बहुत अच्छा लगता था। उनके रूम में मैं तो उनके पास बैठती थी, एक ग्रामोफोन था बहुत बड़ा, तो उसमें हाँ अपने आप ही रिकॉर्ड चेंज हो जाती थी, तो हम लोगों को वो देख के बहुत मज़ा आता था। फिर उनके एक उसी रूम में एक तरफ है ना साज रखे हुए थे, हारमोनियम थे, तबला था और ये सितार थे। तो उनके वो जो साज थे, तो वो भी जो भी म्यूज़िक डायरेक्टर और आया करते थे, तो वहीं पे बैठ के वो लोग गाने की धुन बनाते थे और संगीत उनका वहीं पे तैयार होता था। बड़े बड़े गायक ताऊ जी के पास आया करते थे और प्रैक्टिस किया करते थे। तो कई बार तो ताऊ जी हैं वही धुन तैयार करके उनको बता दिया करते थे, और बहुत अच्छा लगता था उनके। यानी वो तो इतने यानी इंटरनेशनल फेम थे मेरे तो ताऊ जी। और हाँ, और उनकी तो यदि आज हम देखते हैं तो आज भी उनके गाने बहुत याद किए जाते हैं और बजाए जाते हैं, बहुत सुनते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो जब भी होता है तो हमारे घर में सभी जब भी कोई फंक्शन और होता है या कुछ ऐसा होता है तो उनके गाने हम ज़रूर सुनते हैं, और हम क्या सभी सुनते हैं। आज हाँ, जितने भी यानी ये इसके प्रोग्राम होते हैं ना, या यादों में जिनके ताऊ जी की भी याद में यहाँ प्रोग्राम होता है हमारे बीकानेर में, और भी जगह होते हैं, तो ताऊ जी के ही गाने अधिकतर गाए जाते हैं। तो ये तो उनके माँ सरस्वती की उन पर बहुत बड़ी कृपा थी। तो उन्होंने ऐसे हिट गाने दिए और उन्होंने ऐसे कामयाबी की बुलंदियाँ छुई जो कि किसी के लिए भी भाई आसान नहीं है। जो उन्होंने तकलीफ़ें देखी, उन्होंने तकलीफ़ें भी बहुत देखी। एक बार उनको वो कवि सम्मेलन में बुलाया गया, तो उनसे वो कविता तो सुन ली गई, पर है ना उनको लेने के लिए तो कार गई, तो उनको छोड़ने के लिए कुछ नहीं था वहाँ पे। तो उस समय ताऊ जी भी बड़े उसमें थे, तो उन्होंने देखा भाई मुझे तो कोई ले जाने वाला नहीं, अब क्या करूं, तो वो दादा से मलाड तक पैदल ही चले गए। उस बीच में उन्होंने अपनी एक कविता लिख डाली, धंधे की कुछ बात करो कुछ पैसे जोड़ो, कवि राजा कविता के तुम मत कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो कुछ पैसे जोड़ो। क्योंकि उनको उस समय पैसे की बहुत ज़रूरत थी, वो तो अपना सब कुछ छोड़कर आ गए थे। तो उन्होंने यहाँ पे आके ऐसी हालात में, जो कोई उनका सहारा नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर यहाँ रहकर जो उन्होंने अपना यानी मुकाम बनाया, जो इज्जत हासिल की, जो उन्होंने अपने कला के द्वारा अपना प्रदर्शन किया,
तो वो एक मैं तो बोलती हूँ कि कोई महान कलाकार ही कर सकता है, और कोई उनके पूर्वजों के आशीर्वाद थे जिसकी वजह से वो आज वर्ल्ड फेम हुए। वो भी और मेरे डैडी भी, दोनों भाइयों की एकदम यानी राम भरत की जोड़ी थी। बहुत प्यार था दोनों भाइयों में, और दोनों ही एक दूसरे के उसमें गाने में धुन बनाने में, यानी कहीं कहीं कोई अड़ जाता है ना लाइन लिखते समय, तो उस समय वो एक दूसरे से कंसल्ट करते थे कि यहाँ क्या आना चाहिए, ऐसे करके दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। और बहुत हम लोग भी जाते थे तो हर तीज त्योहार हम लोग बहुत उससे मनाते थे। अपनी कार थी, उनके पास इम्पाला कार थी ताऊ जी के पास उस समय, और महमूद साहब थे तो वो भी उनके यहाँ आया जाया करते थे। और उनके तो ऐसे बड़े बड़े कलाकारों से उनका रहा संपर्क रहा, और बहुत अच्छा यानी उनके लाइफ में अच्छे लोग आए जिनसे उनको आगे बढ़ने में बहुत सहायता मिली, और हम लोगों को भी उनका वो जो सानिध्य मिला तो वो बहुत, हाँ, हमारे लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम उनकी बेटी हैं और वो हमारे ताऊ जी हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। दोस्तों बने रहिएगा। अभी जो एक बहुत विशेष बात, एक संस्मरण पर जो बात होने जा रही है वो आपसे थोड़ी देर के बाद में उस जो है टॉपिक पर आएंगे हम। मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि उस समय जब आप साहब के साथ में थे, कौन कौन से गीतकार, संगीतकार, हीरो वो आते थे, आप भी उनसे मिलते थे, कौन कौन थे और आपको कैसा लगता था उस समय? जब मैं ताऊ जी के पास रहा करती थी ना, तब तो मैं बहुत छोटी थी। अब कौन आते थे, हम तो बच्चे थे उस समय, नहीं होते थे, ताऊ जी के पास चले जाते थे, बैठ जाते थे। वैसे उनके पास हीरोइनें तो कम, गायक गायिकाएं, संगीतकार बड़े बड़े वो सब आया करते थे, और उनके साथ उनकी तो यानी गाने की रिहर्सल होती थी और गाने की ट्यूनिंग बनाई जाती थी। रफ़ी जी, मुकेश हाँ, लता, रफ़ी जी, मैंने बताया ना आपको, मन्ना डे साहब और मुकेश जी और ये आशा भोसले जी, सब आया करते थे। मैं थोड़ा अपने पिताजी के बारे में आप बताएं, उनका नाम क्या है और वो भी संगीत फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं? हाँ, मेरे पिताजी BM व्यास जी हैं, उनका भी BM व्यास जी हैं। तो उन्होंने भी बहुत संघर्ष करके अपना वो मुकाम बनाया जो शायद ही कोई बना पाए। इंटरनेशनल में बेस्ट एक्टर में उनका नाम दर्ज है। अच्छा, एक्टर थे वो? हाँ, एक्टर थे मेरे डैडी। छोटे भाई थे हाँ, व्यास साहब के? हाँ, छोटे भाई थे, और उनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया था डैडी को। कोई उनकी फिल्म? उनकी तो बहुत सारी फिल्में हैं मेरे डैडी की, संपूर्ण रामायण, जिम्बो, जबक, हातिम ताई, आवारा, बैजू बावरा, बरसात। हाँ, मेरे डैडी ने तो बहुत माइथोलॉजिकल फिल्मों में तो मेरे डैडी जो विलेन बना करते थे। मेरे डैडी को अली बाबा 40 चोर, दुनिया झुकती है, सरस्वती चंद्र, बगावत, और बहुत सारी डैडी ने 300-400 फिल्मों में काम किया। उन्होंने तो गुजराती, पंजाबी और दूसरी भी अन्य भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया था उन्होंने। डैडी का तो यानी कल वो पृथ्वी थिएटर्स के बदौलत आए थे, और गए तो वो गायक बनने थे डैडी, लेकिन है ना, एक कोई उनके नाटक चल रहा था शकुंतला, तो उस समय कोई एक श्लोक पे KN सिंह साहब अड़ गए थे क्योंकि उनको वो श्लोक बोलना ही नहीं आ रहा था। पर डैडी तो संस्कृत पढ़े हुए थे, तो डैडी ने तो वो श्लोक एक सेकंड में ही बोल के बता दिया। तो पृथ्वीराज जी इस बात से बहुत खुश हो गए क्योंकि भाई, हाँ, पृथ्वीराज जी तो कि भाई है ना, व्यास जी आप तो है ना बहुत शुद्ध बोलते हो संस्कृत, तो ऐसे करो कि ये रोल आप कर लो। तो डैडी ने कहा नहीं भाई, इनका रोल मैं कैसे कर सकता हूँ, और मैं तो भाई एक गायक हूँ, और मैं तो भाई कोई कलाकार नहीं हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। तो पृथ्वीराज जी ने कहा कि है ना, एक कच्ची मिट्टी से कुम्हार है ना कुछ भी बना सकता है, घड़ा भी बना सकता है, सुराही भी बना सकता है, तो ये बात आप मुझ पे छोड़ दो, तो आप है ना ये रोल आपको ही करना है। तो शकुंतला में वो वाला रोल था कण्व ऋषि का जो डैडी को दिया गया, और उसी से डैडी के कला की शुरुआत हुई, और वहीं से उन्होंने पठान, गद्दार, दीवार नाटक पृथ्वीराज जी के साथ खेले। तो पृथ्वीराज जी ने कहा आवाज़ और आंखें होती है जो कलाकार की प्रमुख होती है, यदि वो चीज़ आपके पास है तो वो कला
में भाई अपना हुनर दिखा सकता है, कर सकता है। तो वहीं से डैडी की शुरुआत हुई। फिर वो फिल्मों में आ गए। राज कपूर साहब से उनकी मुलाकात हुई। वो राज कपूर के साथ, क्योंकि वो पृथ्वी थिएटर्स में राज कपूर, सम्मी जी, शशि जी सब थे उस समय, जो डैडी के साथ ही काम किया करते थे। तो उन लोगों का एक पूरा ग्रुप था। राज कपूर साहब बहुत वो ऐसे धुन बनाने में होते थे, तो डैडी और इनका ग्रुप था, ये बैठते थे, धुन बनाते थे, गाना गाते थे। तो उनमें डैडी भी अपना वो सुर लगा के वो भी अपने वो उनको बताते थे। तो उनको डैडी का भाई ये जो गाने का वो अंदाज था और वो जो इसका लगाते हैं, सुर लगाते हैं, तो उनको बहुत पसंद आते थे राज कपूर साहब को। तो ऐसे उनकी खूब होती थी। पृथ्वीराज जी तो इतने अच्छे थे, इतने बड़े होने के बावजूद भी तो उनमें इतना सा भी घमंड नहीं था। एक बार मम्मी की बताना चाहूँगी कि उनके गुरु थे, और डैडी बताते हैं कि उनमें वो किसी से भेदभाव नहीं करते थे। बेटा है तो भी वैसा ही है और दूसरा कलाकार है तो भी वैसा ही है। एक साथ सबकी थाली लगवाते, एक साथ सबका खाना होता था। डैडी कहते हैं ऐसे नहीं है कि बेटा है तो उसको हम कुछ ज़्यादा दे दें। उस दौर में कला का महत्व होता था, ना कि बहुत परिवार के बहुत बहुत होता था। और एक बार मम्मी बहुत बीमार हो गए थे, तो यानी डैडी जा नहीं पाए थे शूटिंग के लिए। उनको पता चल गया कि भाई इनकी वाइफ की तबीयत ख़राब है और वो नहीं आ पा रहे हैं। तो वो हमारे घर, उस समय तो हमारे कोई बिल्डिंग भी नहीं थी, तो भी वो हमारे भाई घर आए और है ना मम्मी की तबीयत और पूछी। तो ऐसे महान इंसान को तो डैडी बहुत ही यानी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उनको बहुत याद करते थे, और वो उनके गुरु थे। दोस्तों, आज मुझे खुशी हो रही है कि मैम जो यामिनी मैम है, इनके जो पिताजी बीएम व्यास साहब हैं, हम भरत व्यास साहब को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन बीएम व्यास साहब को कम से कम मुझे उतनी जानकारी नहीं थी कि इतने बड़े जो हैं वो कलाकार थे। और आज मुझे बहुत जो है, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार उस दौर के अंदर आपको उनको मिला था, अचीवमेंट अवार्ड भी मिला, बहुत सारे अवार्डों से नवाजे गए थे। डैडी जय संतोषी माता में थे, डैडी संपूर्ण रामायण में थे, जय संतोषी माता में वो ये सेठ बने थे, सेठ बने थे। हाँ, लड़की के पप्पा बनते हैं ना वो, जो वहाँ पहुँच जाते हैं, तो वो बने थे। संपूर्ण रामायण में रावण का रोल किया। अली बाबा 40 चोर में चोरों के सरदार बने। तो डुप्लीकेट भी बहुत होते हैं, यानी कोई यानी डेंजरस सीन होता है उसके लिए डुप्लीकेट का इस्तेमाल करते हैं, पर डैडी ने कभी डुप्लीकेट इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने उस समय क्या है, जैसे अली बाबा 40 चोर, जिम्बो, जबक, ऐसी वो उसमें वो उर्दू के डायलॉग होते थे। तो उस समय वो डैडी का वो नहीं था, तो उन्होंने उर्दू का टीचर रखा और उन्होंने उर्दू सीखी डैडी ने, और फिर उन्होंने है ना वो डायलॉग, हाँ खुद ने वो रोल किए, डायलॉग खुद के ही थे उनके। और एक अली बाबा 40 चोर में क्या होता है कि वो घोड़े पे बैठते हैं, वो चोरों के सरदार होते हैं, तो उनका तो घोड़ा आगे रहता है और 40 घोड़े उनके पीछे रहते हैं। तो वो डैडी ने कहा कि मैंने राइडिंग सीखी तो मेरे हाथों में उसके वो जो होते थे ना, वो उससे ना उनके हाथों में खून आने लग जाता था। उसको क्या बोलते हैं घोड़े की, कमान। हाँ कमान, वो जो थी ना, उससे उनके हाथों में है ना खून आने लग जाता था। फिर भी डैडी ने सीखी। फिर वो डैडी बताते हैं एक बार वो घोड़े के क्या है कि कान खड़े हो गए, वो घोड़े सिखाने वाले से ही वो छूट के भागा। अब डैडी ने है ना खूब तेज भागा, फिर डैडी ने खूब यानी हिम्मत से है ना उसको रास बोलते हैं उसको, रास को उसको खूब खींच के पकड़ा, तब वो घोड़ा कहीं जाके रुका। डैडी कहते हैं कि यदि थोड़ी भी मिस्टेक होती, यदि मैं नहीं कर पाता तो ये मुझे गिरा सकता था। उसके पहले 1-2 को वो मार चुका था घोड़ा। तो डैडी ने कहा ऐसे डेंजरस सीन के लिए भी मैंने खुद ने भाई उस रोल को निभाया, और मैं आगे भाग रहा हूँ, मेरे पीछे 40 घोड़े हैं, यदि मेरे कुछ भी घोड़े को होता है तो वो 40 घोड़े मेरे ऊपर से निकल जाते। तो मैंने उसमें भी यानी बिना डुप्लीकेट का सहारा लेके मैंने किया। एक जिम्बो फिल्म थी जिसमें वो शेर होता है, तो शेर इनके पीछे भागता है, तो डैडी के पीछे है ना मांस की बोटी बांध दी, और उस समय ना इनको कहा कि आप भागो और ये शेर आपके पीछे भागेगा। अब डैडी को ऐसे ओरिजिनल तो फिर डैडी को ऐसे हुआ कि भाई मैं भागूंगा और ये शेर है, ये तो मांस देख के भाई मेरे पे झपट पड़ेगा। तो यानी उन्होंने जान की भी परवाह नहीं की, अपने रोल में जान डालने के लिए
वो ऐसे भागे कि एक शॉट में सीन ओके हो गया और बहुत अच्छा हुआ। कोई प्रभु कृपा से उन्होंने हर रोल को बखूबी निभाया और हर डेंजरस सीन उन्होंने खुद ही किए बिना किसी डुप्लीकेट के। आज तो सारा कंप्यूटराइज्ड हो जाता है। आज तो सारा हो जाता है, उस समय नहीं होता था। और एक था ये इसका सोखिया का एक डायलॉग है, वो था बिरादरान ये हकीकत है कि पुर्तगाल से आने वाले पुर्तगीज सिर्फ मिर्च मसालों की खातिर नहीं आए थे, उनके इरादे कुछ और थे। हाँ, वे किले तामीर करना चाहते थे। तो ये बहुत लंबा डायलॉग था, तो वो डैडी ने एक शॉट में ही ओके कर दिया। यानी डैडी का इतनी वो आईक्यू इतना अच्छा था कि वो एक ही शॉट में यानी ओके कर देते थे अपना सीन। कईयों के तो क्या होता है रिटेक होती रहती है, डैडी बताते हैं, और उनका एक टेक में ही हो जाता था। और डैडी ने तो बड़े बड़ों के साथ काम किया, राज कपूर जी हैं, शम्मी कपूर जी हैं, मीना कुमारी जी हैं। हाँ, मीना कुमारी जी के साथ किया और नूतन के साथ काम किया। डैडी ने अनीता गुहा जी के साथ किया काम। नूतन जी के साथ कोई है फिल्म याद है ना, सरस्वती चंद्र। हाँ, बगावत में काम किया डैडी ने। हाँ, धर्मेंद्र जी के साथ। धर्मेंद्र तो मेरे डैडी के पैर पड़ते थे, मेरे डैडी को गुरु मानते थे। वो तो नए नए आए थे और डैडी तो फिल्मों में थे तो बहुत रिस्पेक्ट करते थे। डैडी की सम्मी जी हैं, शशि जी हैं, मेरे डैडी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। राज कपूर साहब तो एकदम जैसे हाँ दोस्त टाइप के ही थे, और उन्होंने उनको बरसात और आवारा में काम दिया। हाँ हाँ, मीना कुमारी जी के साथ और ये बहुत ये नरगिस जी के साथ हाँ काम किया डैडी ने। बड़े बड़ी फिल्मी हस्तियों के साथ डैडी ने काम किया। मेरे तो डैडी खुद ही बड़ी फिल्म हस्ती थे, और हमको तो गर्व होता है कि मैं उनकी बेटी हूँ, और उन्होंने इतना इंटरनेशनल वर्ल्ड में अपना नाम रोशन किया, इतने बड़े बड़े अवार्ड हासिल किए, तो ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैम, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है और मुझे लगता है दर्शकों को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि मैं किस तरह की शख्सियत के साथ में बैठा हूँ, जिनके बड़े पापा जो हैं भरत व्यास साहब इतने बड़े गीतकार थे, और जो पिताजी हैं BM व्यास साहब वो बहुत बड़े दादा साहब फाल्के पुरस्कार अवार्डी जो हैं वो हीरो थे। तो दोस्तों जो है हम उस संस्मरण पर आते हैं जो कि भरत व्यास साहब जो हैं वो उनके एक बार उनके जो आपके जो भाई लगते हैं यानी भरद्वाज साहब के जो बेटे हैं वो एक बार नाराज़ होकर चले गए थे, और उसके बाद वो क्या कुछ कैसे दौड़ रहा था, फिर उन्होंने गीत लिखा था, वो थोड़ा सा आप एक बार बताएं आप थोड़ा। मैं ऐसे है कि ये बात बहुत बार उठ चुकी है कि उनका बेटा उनको छोड़ के चला गया था। बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में क्या पेपरों में क्या इसके बारे में आया, लेकिन वास्तव में है कि एक बार किसी बात से नाराज़ होकर मेरा भाई चला गया था। उस समय खैर मैं तो नहीं थी, पर मैंने भी सुना हुआ ही है, तो वो चला गया था। तो ताऊ जी ने बड़े बड़े पेपरों में, न्यूज़ चैनलों पे, और यानी इसमें पुलिस के द्वारा क्या और सबके जितना हो सकता था देवी देवताओं को धोके क्या सबको मनाया, सब जगह उन्होंने उसकी तलाश की, लेकिन वो मिला नहीं। इसी बीच में एक प्रोड्यूसर साहब आए अपनी फ़िल्म का कोई गीत लिखवाने के लिए, तो उन्होंने ताऊ जी को कहा कि देखिए अपनी फ़िल्म के लिए कोई गीत लिखिए। तो उस समय ताऊ जी ने मना कर दिया, पर मेरी ताई जी ने ना कहा कि नहीं आप शाम को आइए, तो फिर आप बात करते हैं, अभी इनका कुछ मूड वो सही नहीं है। तो वही प्रोड्यूसर फिर आए थे, फिर ताई जी ने उन्हें समझाया कि आ जाएगा वो, पर आप तो लिखिए, काम करिए, देखो कोई दुआ काम आ जाएगी। तो उन्होंने फिर वो गीत लिखा, आ लौट के आजा मेरे मीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। तो फिर ये गाना रिलीज़ होने के बाद भी है ना उनका बेटा आया नहीं, तो फिर है ना वो और भी दुखी हुए। फिर दूसरे कोई प्रोड्यूसर आए, उन्होंने कहा हमारा गीत लिखे। ताऊ जी बहुत उस समय डिप्रेशन में थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी मेरी हालात कुछ ऐसे हैं, मैं लिख नहीं पाऊँगा, तो मुझे माफ़ कर दो। तो फिर है ना ताई जी ने फिर उनको समझाया कि नहीं नहीं आप गीत लिखो, वो आ जाएगा। ऐसे करके फिर उन्होंने कहा, तो फिर मेरे ताऊ जी ने गीत लिखा, सारे जरा सामने तो आओ चलिए। अच्छा, ये बाद में लिखा? हाँ, जरा सामने, तो ये उस फिल्म के लिए लिखा। आ लौट के आजा मेरे मीत लिखा, पर जरा सामने तो आओ चलिए छुप छुप चलने में क्या राज है, तो वो ये गीत लिखा। तो फिर है ना उन्होंने कहा कि प्रोड्यूसर ने कि इसमें तो है ना बाप बेटे का है और वो छलिया का है, तो ताऊ जी ने वो पन्ना
फाड़ दिया वहीं पे। तो फिर है ना वो थोड़ी देर के बाद फिर आए तो उन्होंने वो पन्ने वापस जोड़े और वही गाना अपनी फिल्म में दिया, जो गाना सुपर डुपर हिट हुआ। और ये इसमें वो ये आता था ना उस समय, कोई प्रोग्राम आता था जयमाला कार्यक्रम के ऐसे। एक तो जयमाला आता था, हाँ। एक आता था जो है एक गीतकार के वो आता था वो एक वो उसको बोलते थे एक, मतलब जिसको बोलते हैं ना एक विशेष किसी कलाकार के ऊपर एक। हाँ, तो वो उस समय सबसे पहले पायदान पे रहा ताऊ जी का ये वाला गाना, जरा सामने तो आओ चलिए और आ लौट के आजा मेरे में। उसके बाद तो उनका बेटा आ भी गया। हाँ, गीतमाला। हाँ, फिर उसके बाद तो उनका बेटा आ भी गया था। और फिर मैम उस समय कितने, उनका आपके भैया का नाम क्या था, और उस समय कितनी एज जो है वो रही होगी? नाम तो उनका श्याम सुंदर था मेरे भैया का, और एज तो मैं थी नहीं इसलिए मुझे पता नहीं है भाई। 19-20 साल या 18, ये मिडिल एज ही होती है जो बच्चे ऐसे बात से हो जाते हैं नाराज। तो कितने समय वो जो है 1 महीने के लिए शायद रहे थे। फिर बाद में पता चला वो अपनी मासी के यहीं हैं कलकत्ता में, फिर वहाँ से उन्हें लेने गए और फिर वो आ गए थे घर पे। तो मैम बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और कोई विशेष कोई ऐसी यादें जो आप पिताजी या BM व्यास साहब या फिर भरत व्यास साहब की कोई बताना चाहें? ऐसे तो देखिए बहुत है, बताने जाएं तो हो जाए, पर यही है कि उनका जो अपनत्व था वो आज दिखने में नहीं मिलता है। भाई भाई का बहुत ही प्यार था, एक दूसरे का बहुत सहयोग किया। उन्होंने मेरे डैडी को बॉम्बे बुलाए और उन्होंने भाई है ना सहयोग किया डैडी का। वो एंड समय तक अपने भाई को बहुत याद करते थे मेरे डैडी, कि उन्हीं की वजह से मैं बॉम्बे आ पाया। और वही फिल्म लाइन में इंद्र जी थे, तो ये जो इंद्र जी, पंडित इंद्र साहब थे, तो उन्होंने पृथ्वी थिएटर्स के बारे में बताया था डैडी को कि वहाँ पे नए लोगों को लिया जा रहा है, व्यास जी आप ट्राई करो। तो फिर डैडी गए थे, गायक के तौर पे ही गए थे, फिर वहाँ उनको ले लिया गया था। नए नए कलाकारों को उस समय लिया जाता था, तो वहीं से उनकी जर्नी शुरू हो गई थी डैडी की। संघर्ष तो बहुत किए दोनों भाइयों ने, क्योंकि माँ बाप तो थे नहीं, जॉइंट फैमिली थी उस समय की, और चूरू जैसे से निकल के और बॉम्बे जैसे में आके रहना और अपना पाँव जमाना बहुत मुश्किल था। तो उन दोनों भाइयों ने मिलकर संघर्ष किया। रामू चंद्रा नाटक खेला, बॉम्बे में भी खेला था, रंगीला मारवाड़ नाटक खेला, तो डैडी उसमें रामू बनते थे और डैडी गाना गाया करते थे उसमें रामू चंद्रा के। और ताऊ जी ने जो सारे गाने लिखे ना वो सारे ही हिट हो गए, और रामू चंद्रा नाटक भी हिट हो गया। तो डैडी को भी थोड़ा वो हिम्मत आई, और फिर पृथ्वी थिएटर से तो फिर उनकी गाड़ी चल पड़ी, और फिर वो एक से एक उनको बढ़िया फिल्में मिली, एक से एक बढ़िया रोल मिले। फिर डैडी को यानी विलेन के डैडी को, वो जब शकुंतला नाटक खेलते थे डैडी, तो पृथ्वी थिएटर्स में वो नाटक खेले जाते थे, तो एक बार मम्मी ने पृथ्वीराज से यूँ ही कह दिया कि आप तो है ना भाई इनको बूढ़े के रोल देते हो और कोई जवान का तो रोल देते हो नहीं, तो कोई जवान का भी रोल दो। तो भाई तो पृथ्वीराज जी ने कहा देखो ऐसी बात है कि हीरो हीरोइन की लाइफ बहुत कम होती है, उनकी भाई अधिक से अधिक 5 साल 10 साल समझ लो, पर ये जो कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं ना इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है। तो ये देखना खूब काम करेंगे, वो करते ही थे, यानी डेंजरस सीन भी वो खुद ही करते थे। हम समझ सकते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो यूँ ही नहीं मिलता है। मैम आपके पिताजी की लास्ट फिल्म कौन सी थी, और आपके जो बड़े पापा हैं उनका लास्ट गीत कौन सा रहा होगा, अगर याद हो तो? वो तो देखो मुझे याद नहीं है, वो तो एवरग्रीन थे ताऊ जी और मेरे डैडी, तो जब तक जिए तब तक वो कुछ न कुछ करते ही रहे। और उनकी तो फिल्मों का मारवाड़ी फिल्म बाबा रामदेव फिल्म, तो वो भी सुपर डुपर हिट हुई थी, लेकिन ऐसा मुझे कुछ अभी याद नहीं आ रहा है कि उनकी लास्ट फिल्म कौन सी थी और ताऊ जी का लास्ट गाना कौन सा था। तो फिर भी आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी। एक हल्की सी चीज़ जो रह गई थी, वो आपके ताऊ जी के जो बेटे हैं वो क्या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े और उनका किस तरह का कैरियर रहा, और आपके जो भाई साहब हैं उनका, मतलब अपनी फैमिली की जो सेकंड जो पीढ़ी है, क्या वो इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई रही थी? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सका, क्योंकि वो तो कैम्ब्रिज से पढ़ा था
और फिर उसके बाद में वो संगीत में तो बहुत इंटरेस्ट लेता था, श्याम बहुत। सुंदर जी की हाँ, बात श्याम सुंदर जी की कर रही हूँ। वो यानी बहुत अच्छा गाते थे, और म्यूज़िक में उनका बहुत अच्छा हाथ था, और बहुत ही अच्छे नेक दिल थे, बहुत अच्छे स्वभाव के थे मेरे भैया। और हम लोगों को तो बहुत प्यार करते थे वो, और बिल्कुल भी उनमें गुस्सा नहीं था। अब कहाँ रहते हैं वो? अब अभी वैसे तो मुंबई? विले पार्ले में ही था, बॉम्बे विले पार्ले में ही था। अब तो उनकी डेथ हो चुकी अच्छा, है। मेरी भाभी हैं, मेरा भतीजा है, वो वहीं बॉम्बे में ही विले पार्ले में रहते हैं। और मेरा भैया है, वो भी फिल्म लाइन में नहीं गया, क्योंकि है ना, डैडी ने कहा उसको भी संगीत का बहुत शौक है। मेरे भाई को भी बहुत अच्छा गाता है, अकॉर्डियन बजाता है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे उसने म्यूजिक सीखा था, सब किया था, लेकिन वो इस लाइन में नहीं गया। क्यों? डैडी कहते हैं कि ये लाइन है ना, इंसान को कभी तो बहुत ऊंचा उठा देती है, और जब गिराती है ना तो उसका कुछ अता पता नहीं रहता है। एसोसिएशन में भी डैडी का इस बात को लेके बहुत होता था कि भाई ऐसे कलाकारों के लिए कि जिनके कुछ रोजी रोटी का कोई साधन नहीं रह जाता है बाद में, एक बार तो वो टॉप पे चले जाते हैं, पर बाद में जब गिरते हैं तो उसका कोई सहायक नहीं होता है, तो उनके लिए कोई एसोसिएशन को व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ, तो उस समय वो सुनील दत्त साहब, ये नरगिस जी, आशा पारेख साहब, वो सब उसमें शामिल थे, दारा सिंह जी, उस समय वो डैडी भी उसमें थे, तो उसके लिए डैडी ने आवाज़ उठाई थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो फिल्म इंडस्ट्री के जो भी सितारे हैं, हाँ। अगर उनका जब कभी माइनस समय आता है हाँ। तो हम लोगों को सुनने को मिलता है कि उनका फिर कोई साथ नहीं देता है, नहीं देता है। यहाँ तक कि जो उनको कुछ मिलना चाहिए हाँ। वो भी पीछे छूटता जाता है, छूटता वो जाता है। बिल्कुल एकांत में चले जाता है। वही है, वो क्या है कि इंसान एक बार तो इतने बड़े स्टारडम में चला जाता है, और दूसरे ही पल जब वो गिरता है तो उसको कोई पूछता नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने डिप्रेस में चला जाता होगा इंसान। पर मेरे डैडी को टच वुड करके बोलती हूँ कि मेरे डैडी ने शुरू से ही भाई ऐसी अपनी व्यवस्था बनाए रखी कि आज तो मेरे पास ये है, कल भाई कुछ नहीं हुए तो मेरे ऐसी व्यवस्था रहे कि हम बिना घर बार के ना रहें, या खाने पीने में हमको कोई तकलीफ़ नहीं हो। तो आज मेरे ताऊ जी और मेरे डैडी, क्योंकि शुरू से संघर्ष करते आए थे, तो उन्होंने अपनी ऐसी व्यवस्था बना के रखी कि दोनों की बिल्डिंग है, बच्चे सारे पढ़े लिखे, सारी व्यवस्थाएं, उन्होंने कभी कोई हम लोगों को कमी नहीं होने दी, चाहे खाने पीने से लेके वो, पढ़ाई से लेके वो, घूमने फिरने से लेके अच्छे से अच्छा हमको एजुकेशन दिया, ऐसे अच्छे से अच्छा हमारा रहन सहन था। तो इसके लिए तो उनको हेड्स ऑफ है, तो उनके लिए तो मैं आपको क्या बताऊँ। वो केवल एक बहुत नामी कलाकार या गीतकार ही नहीं थे, बहुत अच्छे इंसान भी थे, बहुत अच्छे, और बहुत अच्छे, जिसको बहुत नेक दिल थे। डैडी का भी बहुत भावुक दिल था, क्योंकि बचपन में उनके माँ बाप उनको छोड़ के चले गए थे, तो वो बहुत अपने मम्मी पापा को याद करते थे, और मेरे ताऊ जी भी बहुत याद करते थे, तो हमें अक्सर उनके बारे में किस्से सुनाया करते थे। और मेरी दादी जी बहुत अच्छी कलाकार थी, तो और मेरे जो दादाजी थे वो बहुत बड़े वैद्य थे, तो वो तो इतने अच्छे इंसान थे कि हमारे उस समय में क्या, हम लोग ब्राह्मण हैं और पूजा पाठी वाले थे, तो कोई शेड्यूल कास्ट के वहाँ नहीं जाते, और उनकी कोई यानी सेवा शुश्रूषा नहीं कर सकते थे। पर मेरे दादाजी वैद्य थे, तो उस समय प्लेग कोई ऐसा कोई चला हुआ था रोग, तो वो उसकी सेवा करने वहाँ चले गए, उनको दवा देने चले गए, तो वहीं पे उनकी क्या है कि वो रोग उनको लग गया, और वो रास्ते में उनकी डेथ हो गई। फिर उन्होंने समाचार भेजे घर पे, तो उनको हमारे घर का रथ हुआ करता था, वो गया और उनको लेके आया। तो मेरे दादाजी भी बहुत महान थे, उन्होंने भी बहुत दया भाव त्याग की भावना थी, तभी वो उसके वहाँ जाके उन्होंने उसको भी दवा दारू की और खुद पे रोग लगा लिया उन्होंने। तो ऐसे महान भाई मेरे दादाजी के महान सुपुत्र हुए, और उनकी हम बच्चे हैं, तो हमें तो बड़ा गर्व होता है। दोस्तों, बहुत खुशी की बात है एक ऐसे परिवार के साथ बैठे हुए हैं जिनके सिद्धांत और संस्कार बहुत पहले से चले आ रहे हैं, दादाजी से चले आ रहे हैं। मुझे लगता है कि दादाजी से पहले से भी चले आ रहे होंगे, क्योंकि हो सकता है आप बता नहीं पा रहे हो। ज्योतिषी थे हमारे, देखिए ऐसे अधिकतर हमारे परिवार में थे, वो बहुत बड़े ज्योतिषी हुए हैं। और एक और हमारे दादाजी के ही भाई थे, वो भी बहुत बड़े वैद्य थे, तो उनके पास ऐसी ऐसी वैद्य की किताबें थी जो ऐसे असाध्य रोगों को भी ठीक करने में बहुत सहयोग करती थी। ऐसे ऐसे उनके पास वो साधन थे बनाने करने के, दवाओं के, तो बहुत यानी हम तो छोटे थे, मैं तो जा नहीं पाई, हमारा तो जन्म ही बॉम्बे में ही हुआ। पर डैडी बताते हैं कि भाई हमारा जो जॉइंट फैमिली थी, तो उसमें बहुत हमको उसमें रहना पड़ता था, अनुशासन था बहुत था उस समय,
तो वो अनुशासन में ही रहे और वहीं से उनकी पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ना हुआ उनका। श्याम सुंदर जी की कोई फोटो मिलेगी जिनके ऊपर ये गीत लिखा हुआ था, आ लौट के आजा मेरे मीत? उसकी तो भाई मिलने देखती हूँ मैं, मेरे पास एक किताब है उनकी। एक मैं आपकी हाँ। किताब भी देख रहा हूँ मैं, ये थोड़ा सा मुझे मुख्य पृष्ठ दिखाते हुए जो है दोस्तों ये तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, पंडित भरत व्यास, फिल्मोग्राफी संजीव तंवर साहब की लिखी हुई है ना? तो इस किताब के बारे में भी आप मुझे थोड़ा बताएंगे? ये किताब में सारे यानी डैडी की ताऊ जी की जितनी भी फिल्में थी ना, उनके गाने हैं, संगीतकारों के नाम हैं, गायकों के नाम हैं, और इसमें उनके क्या क्या यानी उनको तकलीफ़ें आई, किस तरह उन्होंने रचना की, इस सब के बारे में। और बड़े बड़े जो डायरेक्टर थे उन्होंने अपने संस्मरण लिखे हैं ताऊ जी के बारे में। तो ये सब है इसमें। हमारे पूरे चूरू के मेरे दादाजी और के बारे में परिचय भी दिया गया है। ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे दादाजी की है। और मेरे भाई की तो मुझे ढूंढनी पड़ेगी इसके अंदर। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों जो है इनके जो भाई साहब जो थे उनकी भी फ़ोटो लेने की। और एक महान गीत जो है, मैं कहता हूँ कि गीत महान था, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जो लिखा गया वो थोड़ा सा पीड़ा देता है। और वही जो पीड़ा और एक टीस है वो मुझे यहाँ खींच लाई कि काश मैं वो जानकारियाँ कुछ उस संस्मरण की ले पाऊँ। जो है इस परिवार से मिलके, आपसे मिलके बहुत ही बढ़िया लगा। और इस किताब के बारे में तो मेरे भैया की तो मुझे इसमें नहीं दिखाई, ये मेरे भाई की तो ढूंढनी पड़ेगी मुझे। ये मेरे ताऊ जी और डैडी की है। अच्छा, साथ में भाई भाई की है। अच्छा ये वाली फ़ोटो है ना? ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं कोशिश करूँगा इसकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स जो है वो इसमें जो है नेक्स्ट अब वीडियो के अंदर मैं लगाने की कोशिश करूँगा। हाँ ये रही, मिल गई। मेरे भैया की भी मिल गई, मेरी ताई जी, मेरे ताऊ जी और मेरे भैया। कौन सी वाली फ़ोटो? ये नीचे वाली है। हाँ दोस्तों, ये वाली फ़ोटो है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से जो है आपको बताने की कोशिश करूँगा जो है इस फोटो को लेकर। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को निश्चित रूप से हमारी आज की जो संवाद है, बातचीत, जो यामिनी जी साहब से जो मेरी बातचीत हुई है और भरत व्यास साहब के बारे में, आपके जो पिताजी BM व्यास साहब के बारे में जो जानकारियाँ मिली है, आपको निश्चित रूप से जो है कई क्वेश्चनों को आपको जो है क्लियर करने की मैंने कोशिश की है। और बस यूं ही जो है बने रहें। और धन्यवाद आप लोगों का। इसके साथ मैं कुछ चीज़ें और जो है निश्चित रूप से ऐड करने वाला हूं, यहाँ से जो कुछ भी और मुझे मिलेगा। आप लोगों का ढेर सारा धन्यवाद दोस्तों। और आपका मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है इतना समय जो है वो दिया। और जो है मेरे पास आपके लिए कुछ शब्द नहीं है। अरे नहीं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आके मेरे ताऊ जी और डैडी के बारे में इतनी जानकारी हासिल की, जो कई लोगों तक पहुंचेगी। ये सारी जानकारी जो किसी को नॉलेज में नहीं होगी तो वो भी इससे जानकर कुछ सीख लेंगे, कुछ सीखेंगे। आपका फिर अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।